आज हम प्रहरी की तरफ से आए हैं ऊना विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं माननीय सतपाल सत्ती जी। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ भाई कि आप सबसे साफ छवि वाले नेता हैं, न सिर्फ ऊना में पर हिमाचल पूरे में, जिस पे आज तक कोई दाग नहीं है। पर जैसे आप बोलते हैं राजनीतिक कारणों से या अदरवाइज ऑल्सो लोग इधर उधर बोलते हैं। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई, जो हमारे पूर्व विधायक थे उन्होंने बड़े सारे एलिगेशंस लगाए, यहाँ गोलीकांड हुआ, यहाँ पे स्वां में खनन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि ऊना में गोलीकांड होना और हत्याएं होना अब बड़ा कॉमन सा इशू हो गया है और सबके रूट्स कहीं ना कहीं जाके खनन माफिया से ही मिलते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब किसी के पास बिना मेहनत से और बिना टाइम कंज्यूमिंग के, क्योंकि ठीक है अच्छी बात है हर आदमी को पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि पैसे वाले लोगों ने लोगों को रोज़गार भी दिया जी, और कोई बड़ा बना है। आज कई ऐसे परिवार अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे तो तीसरी पीढ़ियों में जा कर के वो बड़े बने हैं जी। तो उनका फिर दिमाग ठीक स्थान के ऊपर रहता था, क्योंकि दादा ने कोई काम शुरू किया, पिता ने आगे बढ़ाया, बेटों ने आगे जा कर के उनको और फ्लोरिश किया, क्योंकि एजुकेशन का फ़र्क पड़ता गया। दादाजी की अपनी क्वालिफिकेशन थी, दादाजी का अपना विजन था, अपना समय था, आगे उनके बेटों ने आगे और बिजनेस को बढ़ाया। मैं उनके उदाहरण नहीं देना चाहता, आपके ध्यान में आ जाएगा यहाँ पर। फिर पोते आगे पढ़ गए तो उन्होंने उसको और बड़ा किया, तो अच्छी बात है, लेकिन वो बड़ा अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहते, क्योंकि 3 पीढ़ियाँ लगी बड़ा बनने में। लेकिन कुछ बेईमान नेताओं के कारण, कुछ हिस्सेदारी वाले नेताओं के कारण, चंद परिवारों के लड़कों को उकसा करके, उनको बिठा करके उनके साथ ही खुद भी नशा करना और उनके साथ ही डिनर करना, पार्टियां करना, और उसके बाद उनको ऐसे अवैध धंधों के लिए उकसाना ताकि अपना भी कुछ धंधा चल पड़े जी। तो उसके नाते कुछ लोगों ने ऐसा काम करवाया, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऊना के अंदर ये हो गई कि एक बहुत ही दुखदायी घटना 19 नवंबर को जहाँ होटल के अंदर हुई। वो होटल किसका आप लोग जानते हैं जी। उसके अंदर क्लैश हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति की दुखदायी मौत हो गई जी। उस परिवार वालों से पूछे उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। नेताओं को तो नए लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनको उनके बेटे नहीं मिलेंगे। और 2 व्यक्ति आज पीजीआई के अंदर जूझ रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच में। 8-10 लोग अंडरग्राउंड है, को 302, 307 के केस भुगत रहे हैं, जिनके ऊपर FIR है। तो एक ही घटना से कम 15 परिवार उजाड़ करके रख दिए नेताओं के आश्रय के कारण। उसमें मेरा एक प्रश्न उठता है कि ये समस्या स्वां की अब से नहीं है, ये तो बहुत पुरानी समस्या है। और जैसे 2017 में NGT ने भी इस पे एक्शन लिया था, तो क्या एज अ लीडर यहाँ के विधायक और आप गवर्नमेंट में भी रहे, क्या ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन या पॉलिसीज़ नहीं बन सकती कि स्वां को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उस पैसे का रूट कॉज तो वही है। अगर आप बीजेपी के टाइम की बात करें, जब हम लोगों की गवर्नमेंट 17 से 22 बनी थी जी, उस समय इस स्वां नदी के अंदर बुंजा लीज कांग्रेस के समय पर मिली थी जी। 17 से पहले जो उनकी गवर्नमेंट थी 12 से 17, 52 लीजेज बाहर के लोगों को दे दी, पंजाब के लोगों को। उन्होंने उसी कल्चर में आकर के फिर माइनिंग शुरू की जी। हम लोगों ने लेको बार उनकी मीटिंग्स की, प्रशासन को बोला, जब नहीं सुधरा मामला तो जयराम ठाकुर जी से बात करके हमने बुंजा लीज को रद्द कर दिया कि नहीं होगा कुछ भी यहाँ पर जी। लेकिन उसके बावजूद भी छोटे स्तर के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों की, कुछ लोगों की मिली भगत के कारण छोटा मोटा उस समय भी इलीगल माइनिंग चलती रही स्वां के अंदर जी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस आई तो कांग्रेस के नेताओं ने उनको बिल्कुल प्लांट वे के अंदर प्लांट किया और उनको लगाया और 2 व्यक्तियों को पूरी नदी को खोदने का ठेका दे दिया ऑफ द रिकॉर्ड, मुझ माननी, कोई लीज नहीं जी। 100 टिप्पर रात को निकालो, एक रात के 20-20 लाख रुपया कमाओ और मैं हिस्सा देते जाओ तो आपका काम ठीक रहेगा। जिस दिन हिस्सा नहीं पहुंचेगा उस दिन रेड भी हो जाती थी कभी कभी जी। तो पुलिस, माइनिंग और नेता, जब ये नेक्सस बन गया तो माफिया आगे बढ़ना शुरू हो गया जी। तो उनके बच्चों को अच्छा लगा कि हमें पैसा आ रहा है, बच्चे बिगाड़ दिए गए, बच्चों को हम अलग भी रोज़गार भी दिला सकते थे। और उसका नतीजा मैंने आपके सामने बताया कि 19 नवंबर को फिर क्या हुआ रात को आकर के जी जी। आज ऊना ज़िला के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग इलीगल लॉटरी महतपुर के अंदर पकड़ी गई, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल व्यक्ति वहाँ पर पकड़े गए,
उनकी दुकानों के अंदर 5-5 लाख रुपया पुलिस ने रेड मार करके उनको पकड़ा, और उसी पुलिस के लोगों की टीम को भंग कर दिया गया और उनके प्रमुख लोगों की बदलियां कर दी गई, और जो डीएसपी था जिसने रात को 3:30 बजे रेड की, उसको रकांग पीओ में लगा दिया कि आपने हमारे बंदे क्यों पकड़े, कांग्रेस के बंदे क्यों पकड़े। ये चीफ मिनिस्टर को मैंने बताया, मुख्यमंत्री सुखविंदर जी को बताया कि आपके एक नेताजी की जो कर्म है उन्ना के अंदर जी, जिसके कारण एक मिलिट्री से रिटायर्ड डीएसपी को सज़ा दी गई, जबकि उसने 3:30 बजे तक वो जागा होगा, उसने प्लानिंग बनाई होगी, उसको ये रुतबा दिया गया जी। और उसके बाद फिर महतपुर पुलिस ने पकड़े तो 5,47,000 फिर पकड़ा वहाँ पर उसी दुकान के अंदर, और कांग्रेस का ऑफिस बीरर है, आज तक उसको ऑफिस बीरर से नहीं हटाया, क्योंकि नेता की मजबूरी है, हिस्सेदारी आती है। अगर उनको हटाएंगे, अगर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अखबार में बोल देंगे, क्योंकि जो बेईमान होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, इसलिए इनको पनपने ही नहीं देना चाहिए। तो नेताजी डरते हैं। आपने देखा होगा जब कांड हुआ तो कांग्रेस के स्थानीय नेता ने बयान दिया कि ये तो माफिया हैं, बीजेपी के भी होते हैं, कांग्रेस के भी होते हैं, जब हम थे तो हमारे साथ हैं, पहले बीजेपी के साथ थे। जब उनका दबाव पड़ा, उनके लोगों ने इनको डराया, दूसरे दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये तो हमारे कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लोगों ने मुरा दिए। अब कल्पना करो नेता कितना बिका हुआ और किस धरातल के ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति है। 24 घंटे के अंदर बयान बदलना पड़ गया। तो इससे बड़ा मिली भक्त का काम क्या हो सकता है। जो व्यक्ति कांगड़ा बैंक से अपना लोन ही 3 करोड़ 15 लाख माफ़ करवा सकता है, उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हैं कंस्टिट्यूंसी के बारे में। 3 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 4था साल शुरू हो गया है। मुझे एक ईंट नहीं कांग्रेस के नेता बता सकते जो कांग्रेस के टाइम पर उन्ना विधानसभा में पिछले 3.25 साल में लगी हो। मैंने जब पिछला चुनाव लड़ा था तो मैंने 2200 करोड़ रुपए का पंपलेट बांटा था कि 2200 करोड़ रुपया मैंने 5 साल 10 साल के अंदर जहाँ लगवाया है। उसमें बल्क ड्रग पार्क ये भी था, इंडियन ऑयल टर्मिनल भी था, पीए सैटेलाइट भी था, पानी की स्कीमें भी थी, हॉस्पिटल थे, आईटीआई थी, स्कूल की बिल्डिंग थी, कॉलेज की बिल्डिंग थी, ऐसे ही इरिगेशन की स्कीम्स थी, ऐसे अलग अलग भवन, अलग अलग सड़कें, अलग अलग आपकी स्कीम्स, वो सारे का सारा मैंने पंपलेट बांटा था। मुझे वो पंपलेट बांट के बताएं पहले 3.25 साल में क्या हुआ। अपनी प्रॉपर्टी बढ़ गई जी। अपनी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ी कि जब मेरे साथ तीसरा चुनाव उन्होंने एमएलए का लड़ा तो उन्होंने एफिडेविट दिया, कांग्रेस के नेता ने, पूर्व विधायक ने, कि मेरी प्रॉपर्टी 10 करोड़ है, हमें एफिडेविट देना पड़ता है जी। 1.5 साल के बाद अनुराग जी के साथ जब एमपी का चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी 15 करोड़ है। मैंने सुक्खू जी से पूछा विधानसभा में कि एक व्यक्ति की 1.5 साल के अंदर 5 करोड़ प्रॉपर्टी कहाँ से बढ़ गई। कोई जवाब नहीं है, ना नेता के पास है, ना चीफ मिनिस्टर के पास है, किसी के पास नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अनेकों लोगों की लोन लिए हुए हैं, लोगों को नोटिस आ रहे हैं, लोगों के घर सील हो गए हैं कि लोन नहीं आप दे रहे हैं, घर उनकी नीलामी के ऊपर लग गए हैं, घर की कुर्की हो गई है, नेताजी के लोन माफ़ हो रहे हैं जी, प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है। तो आप कल्पना कर सकते हैं उन हेडक्वार्टर के अंदर कैसी पॉलिटिक्स कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा की जाती है। मैं पहले से ही बोलता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसी फौज खड़ी की गई है नौजवान मित्रों की जो शायद ज़िंदगी में बाद में पछताएंगे। उनको शाम को होटल में रोटियां मिल जाती हैं, नशा मिल जाता है, फिर वो पूरा दिन बोलते हैं जहाँ बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सत्ती ने कुछ नहीं किया, हमारा नेता बहुत अच्छा है जी। वो कभी ज़रा डिस्कशन के आगे मेरे सामने आए, घरों के अंदर आदमी भूखा रह जाता था लेकिन बिकता नहीं था, टिकता था जी। आज लोग बिकने शुरू हो गए, टिकते नहीं हैं। वो ऐसे नेताओं ने लोगों को आदत डाली, और जवानी तो कभी बिकती नहीं है, तो जवानी बिगाड़ के रख दी है जी। सतपाल भाई, ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं एक सच्चा इशू है, कंट्रोवर्शियल नहीं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, मेरे सामने बैठा दो उनको ला करके। चलिए, हो सकता है वो दिन आए डिस्कशन आए कि वो हमने 25 साल से हैं जी, हमारी प्रॉपर्टियाँ देख लो जी। मैं ये नहीं कहता बिजनेस करो, क्या दिक्कत है जी, होटल बनाओ, क्या प्रॉब्लम है, सबका फंडामेंटल राइट है। लेकिन होटल के अंदर आवारा किस्म के लड़कों को इकट्ठा करके पार्टियां करना और वहाँ पर इस तरह के धंधे करना जो अवैध माने जाते हैं कानून की दृष्टि से जी, और उन लोगों को आश्रय देना। 5 लड़के मरे उसी होटल में शराब पी करके गए थे जो बरांडा में कार का एक्सीडेंट हुआ था, 5 लोग पहले भी मरे हैं जी। उन्ना का म्यूनसिपल कमेटी का नॉमिनेटेड मेंबर भी वहीं से दारू पी के गया था, डीसी ऑफिस के बाहर एक्सीडेंट में मरा। क्या ये तो बाकी होटल भी हैं, सुविधा है, माया है, मन्नन है, गुलमोहर ग्रैंड है, कितने बड़े बड़े होटल हैं, उनके अंदर नहीं होती ये चीज़ें, यहीं के होती हैं।
यानी इसको भी एक ग्रोह रूपी वर्किंग बना ली कि होटल का दुरुपयोग, राजनीतिक हथकंडों के लिए होटल का दुरुपयोग करो। जी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बनाए मैं कहता हूं 4 और बनाए। अब वो भी एक आरोप लगाते हैं कि आपकी कुछ प्रॉपर्टीज को लेके और सबलेटिंग को लेके उन्होंने भी आरोप लगाए, पर एक नहीं, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। उनको तभी याद आया जब खुद फंसे। जी वो तो 25 साल से है। तो मैंने फोटोस्टेट की दुकान चलाई है, जी पीसीओ की चलाई। जब पीसीओ फोटोस्टेट हट गई दुकान से, हमने कुछ और काम, जो जैसा आप कहते हैं कि काम बदलता है, ठीक है, वो कानूनी दृष्टि से वो गलत हो सकता है, टेक्निकल दृष्टि से, लेकिन हम उस दुकान का पूरा किराया देते हैं। और उन्होंने आरटीआई मांग के केस भी करवाया है। केस करें, केस लड़ेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लड़ेंगे उसमें धरातल के ऊपर। हाँ, टेक्निकली उसमें ये हो गया होगा कुछ चीज़ें जो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जैसे मैं एमएलए बन गया तो बहाना पीसीओ चलता था ना, फोटोस्टेट चलती थी। जी। हमने अपने रिश्तेदार को कहा भैया तूने कुछ करना तो कर ले। जी। हाँ, उसको टेक्निकली चेंज कराना चाहिए था डीसी से, हो जाएगा। ये नहीं करेंगे तो अगली बार कर लेंगे, साल के बाद कर लेंगे। जी। बल्कि तो गवर्नमेंट रिपीट हो जाती तो शायद वो जो बिल्डिंग है वो मैंने हटाने का ही रखा था। सेक्रेटरीट के सामने की बिल्डिंग जी, जी। है, एनजीओ ऑफिस है, जी। वहाँ निकाल करके जो 4 खोखे हैं उनको भी निकालना था, उस दुकान को भी हटाना था, लेकिन कहीं अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं हुई और दुकान गवर्नमेंट हमारी रिपीट नहीं हुई, उसके कारण वो चीज़ें रुक गई हैं। लेकिन अब उनको शिटपुट बातें वो बोल रहे हैं, बीजेपी की 20 दुकानें हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कौन सी 20 दुकानें हैं, लिस्ट निकालें, वो उनके ऊपर केस करें वो, क्योंकि जब आदमी खुद फंस जाता है ना तो फिर उसको लगता है कि दूसरों के ऊपर भी कीचड़ उछालो। अच्छी बात है। उनके गांव के अंदर कॉलोनी का क्या हो रहा है, गांव वाले धरने दे रहे हैं। आपने कभी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नहीं देखा होगा, जिस गांव के अंदर एक्स एमएलए बैठा हो, उस एमएलए की गवर्नमेंट हो, चीफ मिनिस्टर उनका खास हो, लेकिन उस गांव के लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर धरने दे रहे हों और उस एमएलए के पास ना जाते हों कि हमारी ज़मीन हड़प ली गई यहाँ पर। जी। उन्होंने नहीं बोला किसने हड़पी है। फिर व्यक्ति बाहर आता है, डीसी से मिलते हैं कि जो झूठ बोल रहे हैं। भैया तेरा तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने। जी। मंशा वही से साबित हो जाती है जब विजिलेंस में पकड़े गए तहसीलदार को 3 बार एक्सटेंशन देके वहाँ का तहसीलदार लगाया गया बंदोबस्त करने के लिए। मंशा वहीं से नजर आ जाती है कि चाहते क्या हैं। उस गांव की शामलात भूमि कितनी है जो बुजुर्ग बताते हैं, लेकिन आज जो नया बंदोबस्त हो रहा है उसके अंदर 200-250 कनाल शामलात भूमि उड़ा दी गई है। जी। कॉलोनियाँ काट दो, प्लॉट बेचो, कोई काम छोड़ो मत। जब गवर्नमेंट है, नशे से लेके, रेते से लेके, लोन माफ़ी से लेकर के, कॉलोनियाँ काटने से लेके पैसे कमाने तक, कोई काम छोड़ो मत। इतना लालच से राजनीति नहीं चलती है, तो फिर उसी काम में आदमी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जी। राजनीति तो एक सेवा का माध्यम है। काम करो, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने तीसरी बार बोल दिया, काम करो, ईमानदारी से करो, अच्छे काम से करो। बिजनेस करने में किसी को मनाही नहीं, अपने बच्चों का सबको ध्यान रखना है, लेकिन अवैध धंधों के अंदर स्लिप्ट मत हो। जी। उसके लिए लड़ो, उसके विरोध में बात करो। जी। सतपाल जी, अब ये विधानसभा क्षेत्र से थोड़ा सा अलग हटके आपसे एक और मैं जिज्ञासावश एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे आप हिमाचल के 6th फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन भी रहे, तो आपके हिसाब से हिमाचल जैसे स्टेट की वित्तीय स्थिति कैसे सुधर सकती है और कब तक सुधरेगी? क्योंकि हमारा लोन बढ़ता जा रहा है एंड लेटेस्ट ये जो आरडीजी विड्रॉ हुई है, इससे तो और भी इम्पैक्ट आएगा। तो आप तो चेयरमैन रहे कमीशन के, आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्या चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, मिलके कोई एजेंडा बना सकते हैं जिसमें हिमाचल इससे बाहर उभर सके? हम सबका एक सौभाग्य है हिमाचल के राजनेताओं का कि हिमाचल के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है। तीसरे को कोई आने नहीं देता जहाँ, क्योंकि जागरूक जनता है। 2 राष्ट्रीय पार्टियों की ही गवर्नमेंट हिमाचल की जनता बनाती है, और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो भी हम सबका है, अगर कुछ बुरा हुआ तो भी हम सबका साझा है। अगर मैं उस दृष्टि से कहूँ, राजनीति में नहीं मैं जाऊँगा जी, राजनीतिक दृष्टि से कुछ और बयान होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने अगर लोन लिए, अगर बीजेपी ने डेवलपमेंट की, तो हम लोगों ने मेहनत से डेवलपमेंट की, वो चाहे शांता कुमार जी का शासन हो, धूमल जी का हो, जयराम ठाकुर जी का हो। लेकिन कांग्रेस के समय पर अगर आप लोग देखेंगे ना, डेवलपमेंट होती है लेकिन लोन चढ़ता जाता है। 40,000 करोड़ रुपए का लोन पहले 3 साल में ले लिया गया जी, लेकिन डेवलपमेंट 0 है। पेमेंट्स नहीं हो रही हैं ठेकेदारों की। 2,000 करोड़ रुपया लोगों का देना बकाया है, कर्मचारियों का सैकड़ों करोड़ नहीं हज़ारों करोड़ रुपया देना बकाया है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? और अपने मित्रों के ऊपर पैसे को लुटाया जा रहा है जी। मित्र मंडली एक लगी हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है।
और अगर हम लोग एक योजना बनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर कि जो भ्रष्टाचार है उसको कोई सहन नहीं करेगा और उसके साथ साथ ईमानदारी से गवर्नमेंट को चलाएंगे, और जिसको हम लोग कह सकते हैं वेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैं उदाहरण देता हूँ आपको जी। कॉलेज की स्ट्रेंथ 300, कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है 15 करोड़ रुपए में जी। अगले 15 साल में भी बिल्डिंगें नहीं भरी जाएंगी। मैं एक को दोष नहीं मैं दे रहा हूँ। कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर ऐसे ऐसे भवन बन रहे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ भवन नहीं बन रहे हैं, और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं जिन इंस्टीट्यूशन का कोई महत्व ही नहीं है। उनके ऊपर अरबों रुपया बिल्डिंगें बनाने के लिए ऐसी ऐसी जगह गेस्ट हाउस बना दिए तथाकथित बड़े नेताओं ने, जहाँ कभी कोई जाता ही नहीं है, गेस्ट ही नहीं जाता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर गेस्ट हाउस नहीं है, रेस्ट हाउस नहीं है जी, लेकिन ऐसी जगह पर बना दिए गए निरीक्षण हट के नाम पर। 400-500 रेस्ट हाउस है हिमाचल प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। मैं शायद कम बोल रहा हूँ। PWD, IPH, बिजली विभाग और आपका फॉरेस्ट, ऐसे अलग अलग हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें रोक लगानी पड़ेगी, और इसी तरह से जो पैसे की वेस्टेज है उस पर रोक लगानी पड़ेगी। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो हम लोग हिमाचल प्रदेश के लोग बाई एंड लार्ज ईमानदार हैं जी। कुछ अधिकारी जहाँ पर लूट मचाते हैं जी, उन अधिकारियों के ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी, वरना जो सिस्टम इस गवर्नमेंट में ज़्यादा बिगड़ा है। पहले अंदर अंदर था, इस बार तो ओपन हो गया है कि कोई भी काम है आपका पैसे के बिना नहीं होना है, आपकी पेमेंट भी होनी है तो भी पैसे के बिना नहीं होनी है। पैसा दो, अपनी ठेकेदारी की पेमेंट करवा लो। तो उसके नाते मेरा ऐसा मानना है कि हम 2 पार्टी सिस्टम है हिमाचल में, दोनों नेशनल पार्टी हैं। अगर सब बड़े नेता बैठ करके कुछ एक लकीर खींचेंगे, फिर उस लकीर के ऊपर चलना पड़ेगा जी, उससे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अपने हित साधने के लिए राजनीति नहीं करनी पड़ेगी। मुफ्त की राजनीति जो देश के अंदर एक तरह के बिकाऊ वोटर खड़े कर दिए गए मुफ्त की चीज़ें दे करके, वो आपको परंपरा बंद करनी पड़ेगी जी। हिमाचल प्रदेश इतना बढ़िया प्रदेश है जहाँ ऐसी ऐसी कई स्कीमें हैं जिन स्कीमों का कोई औचित्य नहीं, लेकिन पैसा लुटाया जा रहा है। जी। कांग्रेस ने जब पिछला चुनाव लड़ा तो उन्हें को गारंटियाँ दे दी, 1500 रुपये हर महिला को देंगे, 21,000 करोड़ रुपया उसका लगेगा। भैया कहाँ से आएगा? मैं कहता हूँ हर महिला को क्यों देना है? जो गरीब है, निर्धन है, लैंडलेस है, बच्चे नहीं हैं, पति चला गया, बेचारी के रोटी के लाले पड़े हैं, भैया उसको 1500 के देना, 2500 दो, 5000 दो, कौन इनकार कर रहा है? जी। उसको सस्ता अनाज दो। सबको सस्ता अनाज काहे को दे जा रहे हैं तुम लोग? जी। 600-700 करोड़ का हो गया जो स्कीम आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने शुरू की थी, शायद उस समय उसका कोई वैलिडिटी होगी, लेकिन आज उस सस्ते अनाज की हिमाचल प्रदेश के अंदर हम इरिगेशन की स्कीमें लेकर के गाँवों के अंदर जाएं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, हम लोग सड़कें ठीक करें, हम पुल ठीक करें, हम हॉस्पिटल ठीक करें, स्कूल ठीक करें, ITI ठीक करें, मेडिकल कॉलेजेस को ठीक करें, ये सारी सुख सुविधाएं दें। उसके बाद जनता अपनी मेहनत से पैसा कमाए, जनता मेहनत करे। 500-500 कनाल के खेत एक एक गांव के अंदर खाली पड़े हैं, साथ में रिग बंद पड़ी है गवर्नमेंट की जो मुफ्त में पानी देने को तैयार है, आदमी काम करने को तैयार नहीं क्योंकि डिपू से मुफ्त का अनाज मिल रहा है। भैया क्यों चलाया हुआ है धंधा सारा है? ऐसी कुछ स्कीमें हैं जिस पर बोलना भी पड़ेगा और जिसके ऊपर आप लोगों को कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। अब कांग्रेस पार्टी ने बोला 300 बिजली का यूनिट माफ़ करेंगे, तो 14 लाख लोगों का माफ़ हो जाएगा हिमाचल में। 14 लाख कंज्यूमर्स का, 17-18 लाख तो सारे हैं। जो क्या इतना गरीब है हिमाचल प्रदेश क्या जी कि लोगों को बिजली फ्री दे करके आप खरीदना चाहते हैं क्या? इसी तरह से आप कई इन्होंने लोगों को कोशिश की थी बरगलाने की, जिसके कारण इनकी गवर्नमेंट आ गई। मुझे लगता है कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई होंगी, यानी बीजेपी से भी होंगे, तो उसको भी सुधारो। कौन इनकार कर रहा है? कांग्रेस की गलतियां उसको भी सुधारो। बैठ करके सुधार की प्रक्रिया में जाएंगे तो हिमाचल फिर से खड़ा हो जाएगा, मेरा मानना है। आप सतपाल जी इतने ऊंचे स्टेटस के पॉलिटिशियन हैं एंड आप रिस्पेक्टेड हैं दोनों पार्टीज़ में, क्या आम जनता आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि आप एक ऐसी पहल करें जहां एक कॉमन चार्टर बने, हिमाचल का रोड मैप बने, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये हो कि ये हिमाचल के इंटरेस्ट हैं और इनको प्रोटेक्ट किया जाए? क्या ऐसी पहल हम आपकी तरफ से देख सकते हैं? मैंने तो विधानसभा के अंदर बार बार बोला है जी, जो शायद हो सकता है कई बार पॉलिटिकली भी लोगों को लगता होगा सीधी सीधी बात कर रहे हैं। जी, ठीक है, ब्लेम की गेम नहीं खेलनी चाहिए हमें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल में अगर इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो कांग्रेस ने लंबे समय शासन किया है। हम तो 5 बार ही आए, कांग्रेस के तो बहुत लंबे समय गवर्नमेंट्स रही, तो उनका दोष ज़्यादा है जी। और जैसा मैंने कहा कि उनके समय पर ही भ्रष्टाचार भयंकर स्थिति में आ गया है। मैं किसी एक के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं
कि सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठे हुए अधिकारी भी पैसा ले रहे हैं। ये शायद इस गवर्नमेंट में शुरू हुआ है, आपकी एकदम नज़र चल गई होगी उनके ऊपर। ऊना में पेखू बेला का 32 मेगावाट का प्रोजेक्ट 220 करोड़ रुपए में बनता है। उसी समय 35 मेगावाट का प्रोजेक्ट गुजरात में 120 करोड़ रुपए में बनता। 100 करोड़ का फ़र्क है, उसमें पैसा खाया गया। चीफ इंजीनियर को बेचारे नेगी को आत्महत्या करनी पड़ गई। आत्महत्या या हत्या है वो अलग विषय है, उसको आत्महत्या हो गई उसकी। उसमें जो अधिकारी हैं उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया गया, मुड़ के फिर उनको अधिकार दे दिए गए, क्योंकि डर है कहीं यही ना उगल दें कि पैसा कहाँ कहाँ गया है जी। तो अगर इस लेवल पे हम करप्शन करेंगे, और आज उस प्रोजेक्ट की हालत देखो जा करके, पानी के अंदर डूब गया पीछे बारिश में, सारे ट्रांसफार्मर सड़ गए वहाँ पर। और मुझे नहीं पता आज वो 10 मेगावाट भी बिजली पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी ने उसकी तरफ ध्यान दिया या नहीं दिया। खाओ पियो ऐश करो, मित्र मंडली का एक सिद्धांत है हिमाचल प्रदेश के अंदर जी। बड़े बड़े घपले हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके कारण आज ये परिस्थितियाँ बनी हैं हिमाचल प्रदेश की, कि हमने बेस्ड इन्वेस्टमेंट की है हिमाचल के अंदर, और हम लोगों ने अवैध कटान, अवैध माइनिंग, इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो हिमाचल नहीं रहेगा। सेब की इकोनॉमी भी हमारी तबाह हो जाएगी, ऑफ सीजन वेजिटेबल की भी तबाह हो जाएगी जी। तो उसके नाते ब्लेम गेम पे ना जा करके अब हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जैसा प्रोफेसर धूमल जी ने भी कहा, जयराम ठाकुर जी ने भी कहा, शांता कुमार जी ने भी कहा कि भैया आप लोग कड़े फैसले लो। कड़े मीन्स खरे फैसले लो। कड़े का मतलब ये नहीं है कि लोगों को परेशान करो और खुद ऐश करो, खुद मस्ती मारो, ऐसा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है। 2.5 लाख रुपए में सलाहकार रखे हुए, आप मेरे को बताओ कि चीफ मिनिस्टर को कोई सलाह दे सकता है जी? और हमें बताया जाए जो सलाहकार रखे हुए उन्होंने कौन सी सलाह दी है उनको, जो चीफ मिनिस्टर का दिमाग जहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन उनका दिमाग बहुत था। एक वो बड़े आर्थिक विद हैं क्या जिनको रखा गया है, और 2.5 लाख रुपया तनख्वाह है, कोठियाँ कार हैं, शिमला में घूम रहे हैं, ये गलत है। आपने कारपोरेशन चलानी है, उसके लिए चेयरमैन बनाओ, कैपेबल चेयरमैन बनाओ जी। और आपने बिजली बोर्ड घाटे में जा रहा है, उसके अंदर ऐसा चेयरमैन बैठाओ, जरूरी नहीं IAS बैठना है, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको गलत मानता हूँ। कोई ऐसा विजनरी पॉलिटिशियन आदमी भी बैठ सकता है, विजनरी IAS भी बैठ सकता है, लेकिन उससे 5 साल के अंदर चीफ मिनिस्टर कहे मेरे को जो लाभ में चाहिए जे जी बिजली बोर्ड तेरे को तब बना रहा हूँ मैं जहाँ पर, या HRTC मेरे को लाभ में चाहिए जी, ये फलां कारपोरेशन मेरे को प्रॉफिट के अंदर चाहिए। मोदी जी ने किया था जब गुजरात में आए कि भैया जिसने जो कारपोरेशन पकड़नी है तुम बताओ, मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरे को प्रॉफिट में चाहिए 5 साल के अंदर, तुम बोलोगे मैं लगना चाहता हूँ जिसकी इच्छा है, लेकिन चोर बाजारी नहीं होगी। तो उन्होंने लेकर के गए हो, तो ऐसा विजन चाहिए हमें, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। 6 महीने बाद चेयरमैन बदल दिया, 6 महीने बाद MD बदल दिया, क्या काम करेगा जी? 3 महीने बाद तो अधिकारी बदल जाते हैं सेक्रेटेरिएट के, तो क्या काम करेंगे वो? स्थायी तब चाहिए और गवर्नमेंट के अंदर एक बार 3 साल काम कराओ उस आदमी से, कस के काम लो, नहीं काम करता तो ऐसे खुद डेडलाइन लगाओ कि मुड़ के फिर उसको ये नहीं है कि यहाँ से उठाया वहाँ सेक्रेटरी, यहाँ से उठाया वहाँ सेक्रेटरी, तो चल भैया निकम्मा है तू, किनारे हो, छुट्टी पा, जा कहीं और चला जा। तो कड़े फैसले अपने बारे में भी लेने पड़ेंगे, दूसरों के बारे में भी लेने पड़ेंगे, तब होगा ये मामला, अन्यथा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अन्यथा हिमाचल में पहले 3 साल से नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बच्चे पहले 5-5, 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, TGT से लेकर के, JEO से लेके, SDO की नौकरियों से लेके, क्लर्क से लेकर के, उनके टेस्ट ही नहीं निकल रहे हैं, बेचारे कोचिंग ले लेके पागल हो गए हैं। शादी होनी थी उन लोगों की, 30-30 साल के हो गए, 32-32 साल के हो गए, उनकी शादियों का टाइम निकलता जा रहा है, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, नौकरियाँ निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग क्या जितना लोन ले रहे हो जा कहाँ पर रहा है जी? पर उसमें उनका कहना है कि वो ज़्यादातर तो रीपेमेंट ऑफ लोन में ही जा रहा है, जितना वो ले रहे हैं, जो पहले प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने लोन लिए 70% तो उसकी रीपेमेंट पे जा रहा है। खैर ये एक विषय है, पर मुझे लगता है कि आप जैसे सजग और इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टेड लीडर्स हमारे अगर ये इनिशिएटिव लें, जहां हमारी रूलिंग और अपोजिशन दोनों मिलकर हिमाचल का एक चार्टर बनाए, तो हम इस व्यवस्था को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अब एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन, आप जब प्रदेश अध्यक्ष थे, बीजेपी ने बहुत अच्छी सक्सेस देखी, और बहुत लोगों का ये मानना है कि उस इलेक्शन में अनफॉर्चुनेटली आप, क्योंकि व्यस्तता की वजह से आप वो इलेक्शन नहीं जीत पाए, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर वो जीतते, और ये ऊना के लोगों का दुर्भाग्य है कि आप उस टाइम नहीं जीते, तो शायद आप CM होते हैं हिमाचल के। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम क्या स्थितियां हुई और हम इसको किस तरह देखें? मेरा ऐसा मानना है
जी कि जो भाग्य में लिखा होता है वो आदमी के साथ हो जाता है, घटित हो जाता है। भाग्य से बड़ा कोई नहीं है, भाग्य बलवान है। जी और सीएम होना नहीं होना, अपना टारगेट उस समय यही था कि गवर्नमेंट रिपीट हो। जी उसके लिए चाहे एमपी के चुनाव हो, चाहे एमएलए के चुनाव हो, खूब मेहनत प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक टीम के नाते की। मेरा फिर भी ऐसा मानना है कि अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो भी सब लीडर्स का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर बुरे रिजल्ट आए हैं जैसे पिछली बार हैं तो भी हम सब जिम्मेवार हैं। जी तो उस समय जो अच्छे रिजल्ट्स आए वो सब लोगों का प्रयास था, बड़े नेताओं का प्रयास था और सब कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम था। और जहाँ तक मेरे चुनाव का विषय है, ये जो पैसे की इन्वॉल्वमेंट हुई है, उस समय भी पैसे के कारण ही हम लोगों ने लूज़ किया। जी क्योंकि विरोधियों के पास पैसे के सिवाय कोई काबिलियत नहीं है। ऊना विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस की हालत है, जी ना डेवलपमेंट है, ना अच्छा चाल चलन है, ना अच्छा मिलन मिलनसारता है, कोई काम नहीं है। ओनली पैसा बांटो और नज़ारा देखो, पहले कमाओ फिर बांटे दानी बन के लोगों के बीच जाओ। उस समय भी ऐसा हुआ जो हमारे ध्यान में नहीं आया, और अगर आता भी आया भी था लेकिन हम अपने पास तो है ही नहीं है, ना बांटना है ना इकट्ठा करना है। जो अपना सिद्धांत ही नहीं है। जनता को अब देखना है कि वोट किसको डालना है। जी जो व्यक्ति 5 वर्षों तक सुबह से शाम तक डेवलपमेंट से लेकर के मिलने तक आपके बीच में रहता है, या जो व्यक्ति 3.5-4 साल कहीं नहीं आता है, बाद में एक जफ्फी मार के रूम में जनता के बीच आता है, जो भी मिला, जी यानी जिसको कहते हैं ड्रामे की पॉलिटिक्स, ड्रामे की पॉलिटिक्स और दुष्प्रचार करने की पॉलिटिक्स। कुछ लोग खड़े करो, उनको बसों में बैठाओ, बसों में बोले नहीं 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 व्यक्ति बहुत अच्छा है, दानी है। भैया मैं तो बार बार बोलता हूँ, जो लोग बड़े दान करते हैं उनके अकाउंट देखो, क्या दान अकाउंट से जा रहा क्या? जी मैंने विधानसभा के अंदर बोला है, ये जो दानी प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं, दानी का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ चुनावों के दिनों में पैसा बांटना और लोगों के ज़मीर को ख़रीदना और वोट ख़रीदना, और मुझे लगता है कि उस मूल्य पे ख़रीदना जिस मूल्य के ऊपर एक बकरी भी नहीं आती है। लोगों को भी अपने ज़मीर के बारे में सोचना चाहिए। आखिर जो वोट हमें सरदार भगत सिंह जैसे शहीदों की आज़ादी, शहीदी के बाद हमें आज़ादी मिली, फिर हमें वोट का अधिकार मिला, जो छोटा अधिकार नहीं है। जिसको ऐसे 2000-5000 रुपये में बेचना नहीं चाहिए। जो अच्छा आदमी है उसको वोट डालो, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ बीजेपी को ही डालो। जो अच्छी पार्टी है, जो देश धर्म की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, जो विकास की बात करती है, जो शराफत की बात करती है, जो गुंडागर्दी के विरोध में खड़े होती है, चाहे गुंडों का वोट हमें आए ना आए, हमें पता है हमें गलत लोग कोई वोट डालेंगे ही नहीं। मुझे बोला भी जाता है कई बार, तुम इनके विरोध में मत बोलो। मैंने कहा मैं इनको मानता ही नहीं हूँ। जी मुझे शरीफ लोगों के ऊपर विश्वास है, गलत लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। तो उसके नाते जब हम लोग चुनाव हारे तो भी पैसे की मार के कारण ही हारे। वो बड़ा लंबा इतिहास है, मैं आपको कभी व्यक्तिगत बातचीत में बता दूंगा। कांगड़ा में से 5 करोड़ रुपये उस समय लिया गया, फिर 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बना के छोड़ दी गई, फिर कुछ पैसा टिकटें खरीदने के लिए लगाया गया, फिर बाकी पैसा हमें हराने के लिए लगाया गया। पहले इलेक्शन में लगाया तो लूज़ कर गए, फिर सेकंड में पूरी योजना के अंतर्गत लगाया गया तो हम लोग 3200 वोट से हार गए। लेकिन जनता ने फिर आशीर्वाद दिया, हम लोग दोबारा जीत गए, और पिछली बार भी यही था और अब भी यही होगा। जी अब दानी बन के घूमना शुरू हो जाएंगे, जी चल जाएंगे। जो टुकड़ मार गए एक टाउट टाइप, वो लोग गांवों के अंदर लोगों को पकड़ेंगे, तेरे को हम 5000 दे देते हैं, तेरे को हम 10,000 रुपया दे देते हैं, ऐसा बोलेंगे। कोई बेटियों की शादी के नाम पे, कोई किसी और बीमारी के नाम पे। मैं कहता हूँ तुम लोग 5 साल क्यों नहीं जाते हो? जी तो ये एक नई पॉलिटिक्स शुरू हुई है। ये हिमाचल में ऐसा नहीं है, 19-20 सीटों के ऊपर है। जे मैं अध्यक्ष रहा हूँ, 22 सीटों पे पहुँच गए, इस बार 5-7 और दानी आएंगे। जी ऐसे कई है भी हैं। तो आपने पूरा मेरे पास स्टडी है पूरी हिमाचल की, हिमाचल का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होते देखा है। हाँ। और वो हर साल 5-7 बढ़ रहे हैं दानी। जी मैं दानी को फिर बुरा नहीं बोल रहा हूँ। फिर वो अगर वो दान करते हैं तो चुनाव ना लड़ें, वो वोट के लिए दान करते हैं, वैसे तो कहीं नहीं करते हैं। जी उसके बिना तो कोई नहीं करते हैं। जब तो चुनाव ना लड़ा करें, दान करें, क्या दिक्कत है? क्या आप इस चीज़ से सहमत होंगे कि जैसे अब आम धारणा बन रही है कि अब राजनीति एक प्रोफेशन बन गया है, पैसा कमाने का एक किसी भी प्रोफेशन की तरह ये भी प्रोफेशन हो गया है। अब सेवा भाव वाला जो एंगल है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि आप इतने समय से हैं और राजनीति से जुड़े हैं। तो आप क्या इस बात से सहमत हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है ज़्यादातर लोग अभी भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग। मैंने 22 सीटें बोली 68 में से आपको। जी मैं सीट्स गिना दूंगा आपको। जी अभी 30 हो जाएंगे इस बार, 5-7 और दानी आ जाएंगे कहीं ना कहीं से, जो बाहर कहीं पैसा कमा रहे हैं
और उनको लगता है कि चुनाव हमें लड़ना चाहिए। चुनाव कोई भी लड़े, मैं फिर वही बोल रहा हूँ भैया, को सिद्धांत होता है चुनाव लड़ने का भी, जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत के हिसाब से चलो आप लोग। अगर पैसा कमाया है, ईमानदारी का पैसा है, तो लुटाओ मत जी। तो उसके नाते आज भी लोग मिशनर के नाते काम कर रहे हैं। बीजेपी में ज़्यादातर लोग इसी काम से कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस में भी हैं जो इस दृष्टि से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि उनकी राजनीति तो ऊपर तक देना पड़ता है ना जी। आप लोग जानते हैं पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ ने क्या बोला, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 500 करोड़ देना पड़ता, तब बनेंगे पंजाब में चीफ मिनिस्टर। तो उसके बाद रेगुलर पे महीने की सप्लाई होती है जी। तो उनका एक अलग वर्किंग है। तो उसके नाते मेरा ऐसा मानना है कि आज भी लोग सेवा भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि आने वाले समय में सेवा भावना वाले राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या ऐसे फ्रॉड दानियों के द्वारा, दानी सज्जनों के द्वारा राजनीति के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। ये आने वाले टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी। आखिरी चीज़ आपसे मैं चाहूँगा कि जो हमारे आज का युवा वर्ग है और जो लोग हैं, आप एक संदेश जो देना चाहें उन तक। देखो, जो जवानी होती है, जवानी में हमने भी बहुत काम किया है भारतीय जनता पार्टी से पहले, विद्यार्थी परिषद के अंदर, फिर युवा मोर्चा के अंदर। अगर सिद्धांत कहीं रह सकता है तो जवानी के अंदर ही रह सकता है। और इस जमाने के अंदर सड़कों के ऊपर नेताओं की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं जो जवानी को बर्बाद करना चाहते हैं, पैसे के बल के ऊपर, लालच के बल के ऊपर। और हम लोग अपनी मेहनत के ऊपर, कर्म के ऊपर विश्वास करें। हम मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, और कड़ी मेहनत करके ज़िंदगी में ईमानदारी से इस भारत माता को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने के लिए जो 2047 का विजन नरेंद्र मोदी ने दिया विकसित भारत का जी। उस तक पहुंचाने के लिए युवा शक्ति काम करे और किसी लालच के अंदर ना आए, और कहीं भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो एक हुनर प्राप्त करो और अपना काम शुरू करो। ऐसे अनेकों स्कीम है। इतना ही मेरा नौजवानों से आग्रह रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी आपके समय के लिए। धन्यवाद।